नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और इसके अंदर अपने पढ़ रहे हैं 5वीं यूनिट लेज़र तथा होलोग्राफी। और हमारा टॉपिक चल रहा था रूबी लेज़र। तो रूबी लेज़र के बारे में अपने लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, रूबी लेज़र। और रूबी लेज़र की क्रियाविधि मैं आपको बता रहा था। इससे पहले अपने इसकी रचना वगैरह देख चुके हैं और ये देख चुके हैं रूबी लेज़र जो किससे बना होता है और किसने इसे बनाया था। रूबी लेज़र की क्रियाविधि में अपने क्या किया था, इसके 3 ऊर्जा स्तर बना रखे थे। एक तो ऊर्जा स्तर था 1 और 2 ऊर्जा स्तर हमारे इस प्रकार से थे जो 3A और 3B थे। ये 2 ऊर्जा स्तर थे, एक था 3A, एक था 3B। और यहाँ से प्रकाश के फोटोनों के अवशोषण के बाद में आपके परमाणु पहुँच रहे थे इन स्तरों में। इनके लिए अलग अलग ऊर्जा थी। यदि 5600 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश का फोटोन अवशोषित किया जाता है तब ये यहाँ पहुँचता है, और 4100 का किया जाता है तब ये पहुँचता है 3B में। तो 3A और 3B में पहुँचने के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा था, इनके निश्चित ऊर्जा का निर्धारित कर रखा था। उसके बाद में यहाँ ऊर्जा स्तर सेकंड आ जाता है जो 2 भागों में विभक्त था। और एक तो ये यहाँ से सेकंड में पहुँचता है और ऊपर वाला भी यहाँ से सेकंड में पहुँचता है। ये डेल ई डैश ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। डेल ई डैश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये ऊर्जा किसे देता है, ये ऊर्जा देता है ये रूबी क्रिस्टल के जालक को, रूबी क्रिस्टल के जालक को। और ये ऊर्जा देने के बाद में ये पहुँच जाता है अलग अलग प्रकाश के उत्सर्जन के बाद में इन ऊर्जा स्तरों में। ठीक है, ये होता है इनका उद्दीपित उत्सर्जन। और ये अंतराल में मैंने आपको 29 सेंटीमीटर इनवर्स बताया था ये। ठीक है, और ये जो इसका स्तर है ये कौन सा स्तर है, मित स्थायी स्तर है। तो इस तरीके से हमने क्या कर रखा था, रूबी लेज़र को बना रखा था। और इसमें देखा था कि प्रकाशिक कंपन जो है किस तरीके से अपने होता है। देखिए इसमें अपने एक तो आप लोग ये तरंग दैर्ध्य वगैरह जो है इनको ढंग से याद रख लेना, क्योंकि बाकी इसमें थ्योरी है और ये तरंग दैर्ध्य वगैरह जो है यही आपके पास में संख्यात्मक आंकड़े बचते हैं। सबसे पहले रूबी क्रिस्टल जो होता है उस पर जिनोन गैस की जो क्षण दीप्ति होती है, जो आपके पास में जिनोन गैस है, जिनोन गैस की क्षण दीप्ति जो है वो क्या की जाती है, विसर्जन नलिका के द्वारा उत्पन्न की जाती है। और वो कहाँ आती है, क्रोमियम के आयनों पर आपतित होती है। जिससे क्या होता है, क्रोमियम के आयन जो है वो कौन सी अवस्था में हो जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। अगर वो 5600 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश जो है इसका अवशोषण करते हैं तो 5600 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश का अवशोषण करने के बाद में 5600 एंगस्ट्रॉम का ये जो प्रकाश है ये हरे रंग का प्रकाश है। और हरे रंग के प्रकाश के ये जो फोटोन आपके पास में आ रहे हैं, जो हरे रंग के प्रकाश के फोटोन आ रहे हैं, इन फोटोनों का यदि अवशोषण करता है आपका परमाणु तब वो कहाँ पहुँचता है, तब वो पहुँचता है 3A ऊर्जा स्तर में। 3A ऊर्जा स्तर में वो पहुँच जाता है। और यदि वो क्या करता है, 4100 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश जो है इसका अवशोषण करता है, तो इसका अवशोषण करने पर वो कहाँ पहुँच जाता है, 3B ऊर्जा स्तर में पहुँच जाता है। और 3A और 3B जो ऊर्जा स्तर है इसमें पहुँचने के बाद में वो डेल ई डैश ऊर्जा जो है वो क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है, रूबी क्रिस्टल जालक को प्रदान कर देता है, जिससे वो मित स्थायी स्तर जो आपका है वहाँ पर पहुँच जाता है। ये जो मित स्थायी स्तर ये बन रहा है, जब ये यहाँ होता है तब इसका जीवन काल मैंने आपको बताया था 10 की पावर 8 सेकंड होता है। परंतु मित स्थायी स्तर में जाने की वजह से इसका जीवन काल जो है ये कितना हो जाता है, 10 की पावर -3 सेकंड हो जाता है। तो 10 की पावर -8 सेकंड तो यहाँ है और 10 की पावर -3 सेकंड इसका कहाँ है, मित स्थायी स्तर में, ऊर्जा स्तर में, जिससे इसका जीवन काल 10 की पावर +5 गुना जो है वो क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है और ये क्रिया लगातार चलती जाती है, जिससे क्या होगा, जो आपके उच्च ऊर्जा स्तर है, मित स्थायी स्तर जो है, इस पर संख्या घनत्व जो है क्रोमियम आयनों के या परमाणुओं के वो लगातार क्या होने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जो मूल ऊर्जा स्तर अपना है, इसमें संख्या घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस अवस्था को अपने समष्टि प्रतिलोमन बोलते हैं। और ये जो क्रिया है, ये प्रकाश को अवशोषण करके ऊपर पहुंचने की, इसे अपने किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं प्रकाशिक पंपन के नाम से। इसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक पंपन कहते हैं। तो प्रकाशिक पंपन के द्वारा अपने ये आयन जो है वो काम पहुंच रहे हैं, क्रोमियम के परमाणु ये पहुंच रहे हैं आपके 3A और 3B ऊर्जा स्तरों में। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पर जब ये मित स्थायी स्तर में पहुंच जाते हैं, तो मित स्थायी स्तर पर पहुंचने के बाद में, जब ये मित स्थायी स्तर पर पहुंच जाते हैं, ये इनका मित स्थायी स्तर है, इन पर पहुंचने के बाद में एक तो ये सारी बातें आपको इसमें फिर से बता देनी है कि जीवन काल जो है वो 10 की पावर 3 गुना बढ़ जाएगा। और मित स्थायी स्तर में पहुंचने के बाद में एक तो ये क्या करेगा, 69-43 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश उत्सर्जित करेगा, और एक ये क्या करेगा, 69-29 एंगस्ट्रॉम का जो प्रकाश है, का जो फोटोन है, इन्हें उत्सर्जित करेगा। और उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा ये फिर से कहाँ पहुँच जाते हैं, ये फिर से पहुँच जाते हैं मूल ऊर्जा स्तर में। ये आपका क्या है, मूल स्तर है या मूल ऊर्जा स्तर है। यहाँ पर ये आपका आयन जो है वो पहुँच जाएगा, जिससे क्या होगा, लाल रंग का तीव्र प्रकाश जो है वो उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये लाल रंग का जो प्रकाश है तीव्र उत्सर्जित हो जाता है। इसके अलावा देखिए, यदि आपके ये जो उद्दीपित उत्सर्जन हो रहा है, इससे कोई फोटोन जो है वो क्या हो जाए, अगर रूबी की जो छड़ है उसकी अक्ष के अनुदिश गतिशील हो जाए, तो जब ये इसकी अक्ष के अनुदिश गतिशील होता है तो क्या होगा, जैसे ये ऊपर की ओर आ रहा था और ये कहाँ पर चला जाए, यदि ये जो रूबी का क्रिस्टल या रूबी की छड़ जो आपने ले रखी है, इसकी अक्ष के अनुदिश यदि ये गतिशील हो जाता है, तब आपने यहाँ क्या कर रखे हैं, 2 दर्पण लगा रखे हैं। इनमें से एक पूर्ण परावर्तक है और एक क्या है, आंशिक परावर्तक दर्पण है। इन दर्पणों की सहायता से इसका क्या होता है, बहु परावर्तन होता है। इससे क्या होता है, बहु परावर्तन होता है और ऊर्जा घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस दौरान यदि ये किसी अन्य परमाणु के संपर्क में आ जाता है, तो ये उससे क्या करेगा, टक्कर करेगा, और उससे टक्कर करने के बाद में उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा उस परमाणु से भी क्या करेगा, एक अन्य फोटोन जो है वो उत्सर्जित करवा देगा। अब ये फोटोन इस फोटोन के द्वारा उत्सर्जित करवाया जा रहा है, तो एक तो ये फोटोन और दूसरा फोटोन जो उत्सर्जित हो रहा है, ये दोनों फोटोन जो है वो क्या होते हैं, पूर्णतः कला संबद्ध होते हैं। ये फोटोन जो है वो क्या होते हैं, पूर्णतः कला संबद्ध होते हैं। इस प्रकार से जब ये क्रिया लगातार चलती जाएगी, तब इन कला संबद्ध फोटोनों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी, और बिल्कुल लास्ट में जाकर के अपने पास में क्या मिलेगा, एक लाल रंग का जो प्रकाश है वो आपको प्राप्त होगा लेजर पुंज के रूप में। ये आपको किस साइड से प्राप्त होगा, ये आपको प्राप्त होता है जिस साइड आप लोगों ने क्या कर रखा है, आंशिक परावर्तक वाला दर्पण या समतल दर्पण आपने लगा रखा है, उस साइड से आपको क्या होता है, लाल रंग का लेजर प्रकाश आपको तीव्र प्रकाश के साथ मिलता है। तो ये हमारे पास में रूबी लेज़र था। आगे बढ़ते हैं, एक आप लोग ये बात ध्यान रखोगे कि रूबी लेज़र में किस प्रकार का पंपन होता है। तो रूबी लेज़र जो होता है इसमें प्रकाशिक पंपन होता है। एग्जाम में आपसे 1 नंबर या 1.5 नंबर में पूछा जा सकता है कि रूबी का जो लेज़र होता है उसमें किस प्रकार के पंपन को काम में लिया जाता है। तो इसमें प्रकाशिक पंपन जो है वो काम में आता है। ठीक है, आगे देखिए, अपना एक टॉपिक और आता है इसमें, वो है हीलियम नियॉन गैस लेज़र। तो अलीजाउन नाम का जो वैज्ञानिक था उसने क्या किया था, हीलियम नियॉन गैस लेज़र का आविष्कार किया था। ये जो रूबी लेज़र है इससे आपको प्रकाश तो मिलेगा परंतु ये स्पंदित प्रकाश मिलता है, जिसके लिए क्या किया उसने, अलीजाउन ने गैस लेज़र जो है उसका निर्माण किया, हीलियम नियॉन गैस लेज़र। एक तो आप लोग इस बात का ध्यान रखोगे कि आपके 2 गैस लेज़र दिए गए, एक तो रूबी का और एक दिया गया है हीलियम नियॉन का। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक एग्जाम में आपके 5 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हीलियम नियॉन गैस लेज़र, हीलियम नियॉन गैस लेज़र। ठीक है, हीलियम नियॉन गैस लेज़र देखिए
अपने जो लेज़र पढ़ा है अब, रूबी लेज़र, इससे अपने क्या होता है, लाल रंग का लेज़र पुंज प्राप्त होता है। परंतु सबसे बड़ी अपने पास में ये जो लेज़र है, इसकी कमी क्या होती है कि जो रूबी लेज़र जो आपको प्रकाश देता है, ये प्रकाश सतत प्राप्त ना होकर के किस प्रकार का प्राप्त होता है, आपको स्पंदित प्राप्त होता है। यानी रूबी क्रिस्टल या रूबी लेज़र जो है, इससे आपको प्रकाश तो मिलेगा लेज़र, परंतु ये किस प्रकार का होगा, ये स्पंदित प्रकाश आपके पास में होगा। इसलिए अलीजाउन नाम का जो वैज्ञानिक था, अलीजाउन नाम का वैज्ञानिक, अलीजियन या अलीजाउन नाम है इसका, तो ये अलीजाउन नाम का जो वैज्ञानिक है, इसने क्या किया, सबसे पहले जो हीलियम नियॉन का गैस लेज़र है, इस हीलियम नियॉन गैस लेज़र का आविष्कार किया। हालांकि इसके बाद में अनेक गैस लेज़र जो अपने आ चुके हैं, परंतु सबसे पहले जो गैस लेज़र बनाया था वो अलीजाउन और इसके सहयोगियों ने बनाया था। और वो कौन सा था, वो लेज़र था हीलियम नियॉन गैस लेज़र। देखिए इसकी संरचना, कि इसकी संरचना कैसी होती है, ये बना कैसे होता है। तो इसकी बनावट में आपके पास में एक पायरेक्स कांच जो होता है, उस पायरेक्स कांच की बनी विसर्जन नलिका होती है। आपके पास में क्या होता है, इसमें पायरेक्स कांच की विसर्जन नलिका होती है, जिसमें क्या किया जाता है, हीलियम और नियॉन गैस को डाला जाता है, जिनका अनुपात जो है आपके पास में कितना होता है, 10:1 होता है। ठीक है, ये अनुपात कितना होता है, 10:1 होता है। तो 10:1 की जो हीलियम नियॉन गैस है इसके अंदर भरी जाती है। ये जो विसर्जन नलिका है, इसकी लंबाई जो है वो कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर होती है। 40 सेंटीमीटर लंबी होती है ये, और व्यास जो है इसका कितना होता है, 2 mm होता है। 2 mm व्यास होता है, और लंबाई इसकी कितनी होती है, तो लंबाई इसकी होती है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर लंबी और 2 mm व्यास की पायरेक्स कांच की एक विसर्जन नलिका होती है, जिसमें क्या किया जाता है, हीलियम नियॉन गैस को भरा जाता है। और दाब जो है वो कितना रखा जाता है, तो दाब इसमें रखा जाता है 1 mm का। दाब जो है वो दाब कितना रखा जाता है, नलिका में दाब रखा जाता है 1 mm का, या 1 टोर का दाब जो है इसमें रखा जाता है। इसके अलावा अपने जो बोरोसिलिकेट कांच की प्लेटें होती है, वो इसमें लगी होती है, जो ब्रूस्टर कोन पर जुड़ी रहती है। यानी इसमें क्या होता है, बोरोसिलिकेट की कांच की प्लेटें लगी होती हैं, बोरोसिलिकेट की कांच की प्लेटें कौन सी, ए और ए, डायग्राम बनाएंगे तब आपको दिखेगा ए और ए प्लेटें कौन सी है, और ये कौन से कोण पर जुड़ी रहती है, तो ये जो आपके पास में ब्रूस्टर कोण होता है, उस ब्रूस्टर कोण पर जुड़ी रहती है। और इनके साइड में क्या लगे होते हैं, फिर से 2 समतल चांदी की पॉलिश किए हुए दर्पण लगे रहते हैं, M1 और M2। M1 और M2 क्या लगे रहते हैं, इनके पास में दर्पण लगे रहते हैं। M1 और M2 ये दोनों क्या है आपके पास में, समतल दर्पण है। और ये समतल दर्पण किसकी पॉलिश किए हुए रहते हैं, चांदी की पॉलिश किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो चांदी की पॉलिश किए हुए इसमें क्या लगे रहते हैं, 2 दर्पण लगे रहते हैं, M1 और M2। इसके अलावा इसमें क्या होता है, विद्युत विसर्जन के लिए इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड जो है वो क्या करते हैं, रेडियो आवर्ती स्रोत द्वारा उच्च विभवांतर स्थापित करते हैं। 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ये जो नली है इस पर क्या लगे होते हैं, विसर्जन नली पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। 2 क्या लगे होते हैं इस पर, इलेक्ट्रोड। और ये इलेक्ट्रोड जो है वो कितनी आवृत्ति के विभवांतर को आरोपित करते हैं, तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आपके पास में होती है, उस रेडियो फ्रिक्वेंसी का विभवांतर जो है इसके ऊपर आरोपित करते हैं। ठीक है, और रेडियो आवर्ती स्रोत द्वारा जो विभवांतर उत्पन्न किया जाता है वो क्या करता है, यहाँ पर पंपन का कार्य करता है। रेडियो आवर्ती स्रोत द्वारा उच्च विभवांतर स्थापित किया जाता है। ये रेडियो आवर्ती स्रोत जो है, ये रेडियो आवर्ती स्रोत क्या करता है, उच्च विभवांतर स्थापित करता है। और इसके उच्च विभवांतर के द्वारा क्या किया जाता है,
पंपन किया जाता है। ठीक है, तो ये गैस लेज़र जो है इसमें पंपन की क्रिया किसके द्वारा की जाती है? रेडियो आवर्ती स्रोत के द्वारा लगे उच्च विभवांतर के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? इस उच्च विभवांतर के द्वारा यहाँ पर पंपन किया जाता है। अब सारी चीज़ें एक एक करके बनाते जाते हैं। अपने सबसे पहले तो पायरेक्स कांच की नलिका बनाते हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर क्या होती है? पायरेक्स कांच की बनी एक नलिका होती है। ये पायरेक्स कांच की बनी हुई एक नलिका आपके पास में यहाँ है। और इसमें क्या किया जाता है? हीलियम नियोन गैस भरी जाती है, जिसका अनुपात क्या रखा जाता है? 10:1 रखा जाता है। इस तरीके से क्या किया जाता है? इसमें हीलियम नियोन गैस को भर दिया जाता है। और फिर ब्रूस्टर कोण पर, ये ब्रूस्टर कोण पर क्या लगी है? यहाँ पर 2 छड़ें लगी हुई है, 2 कांच की प्लेटें लगी हुई है। इनका नाम क्या है? ए। ये आपके पास में क्या है? ब्रूस्टर कोण पर लगी 2 कांच की छड़ें। ये कांच जो है वो कौन सा है? बोरोसिलिकेट का कांच है। और यहाँ क्या लगा है? इसमें दर्पण लगा हुआ है जो आपका पूर्ण परावर्तक है। पूर्ण परावर्तक दर्पण M1 जो है वो इसके पास में लगा हुआ है। यहाँ पूर्ण परावर्तक दर्पण M1 है। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी क्या है? पूर्ण आंशिक परावर्तक दर्पण M2 है। तो समतल दर्पण लगे हुए हैं चांदी की पॉलिश करके M1 और M2। और प्लेटें A और A जो है वो किससे बनी हुई है? वो बोरोसिलिकेट का जो कांच है उससे मिलकर के बनी हुई है। और इसके अलावा उच्च आवृत्ति का स्रोत लगा होता है, उच्च रेडियो आवृत्ति का। ठीक है, रेखिक रेडियो आवृत्ति जो है, रेडियो आवृत्ति का स्रोत लगा हुआ है। तो ये क्या है? आपके पास में रेडियो आवृत्ति का उत्तेजक है। यहाँ जो आपने लगा रखा है ये रेडियो आवृत्ति का उत्तेजक है। ये रेडियो आवृत्ति का उत्तेजक लगा हुआ है। तो इस तरीके से कि अपने पास में क्या होती है? एक संरचना होती है। और जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है, इससे लेज़र प्रकाश जो प्राप्त होता है, वो लेज़र प्रकाश का पुंज है वो इस तरफ प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या प्राप्त होता है? अपने को लेज़र प्रकाश पुंज इससे प्राप्त हो जाता है। लेज़र प्रकाश पुंज। यहाँ क्या मिलता है आपको? लेज़र प्रकाश पुंज जो है वो मिलता है। तो इसकी संरचना आपको याद रखनी है कि ये आपके पास में ये जो लेज़र है ये किस प्रकार से बना होता है। सारी बातें मैंने सामने लिख दी, इन्हें हटा रहा हूँ। हटाने के बाद में डायग्राम आपके पास में कुछ इस तरीके का बसता है। ये डायग्राम है। ठीक है, ये आपके पास में जो संरचना बनी हुई है ये किसकी है? ये संरचना आपके पास में हीलियम नियोन लेज़र की है। सबसे पहले तो ये आपके पास में क्या है? पायरेक्स कांच की बनी हुई नलिका है जिसमें हीलियम नियोन गैस को आपने भर दिया है 10:1 के मिश्रण में। फिर क्या किया है? 2 बोरोसिलिकेट की प्लेटें लगाई है, A और A ब्रूस्टर कोण पर जुड़ी हुई है। और 2 दर्पण लगे हुए हैं M1 और M2। M1 जो है वो क्या है? पूर्ण परावर्तक दर्पण है। और M2 जो है वो क्या है? आंशिक परावर्तक दर्पण है। फिर यहाँ पर आपने क्या किया? एक रेडियो आवृत्ति का उत्तेजक जो है इस पर लगा रखा है। और ये रेडियो आवृत्ति का उत्तेजक जो है ये यहाँ पर क्या करेगा? पंपन की व्यवस्था करेगा। तो इस प्रकार से ये जो है इसकी संरचना होती है। आगे अब बढ़ते हैं और देखते हैं कार्यविधि कि ये काम किस प्रकार से करता है। तो इसके काम के लिए अपने ऊर्जा स्तरों को बनाते हैं हीलियम और नियोन के। सबसे पहले अपने इसमें नियोन के ऊर्जा स्तरों को बना लेते हैं। नियोन के जो 6 ऊर्जा स्तर है उन्हें ये नियोन का ऊर्जा स्तर बना रहे हैं। ठीक है, एक बीच में इसके ऊर्जा स्तर और आ जाएगा E3 ऊर्जा स्तर। E3 ऊर्जा स्तर और ये क्या है? E3 ऊर्जा स्तर है।
और इसके बिल्कुल सामने जो आपके पास में हीलियम होते हैं, हीलियम के ऊर्जा स्तर आते हैं। हीलियम के जो ऊर्जा स्तर आएंगे उनके जो दो मित स्थायी स्तर है F2 और F3, वो दो ऊर्जा स्तर होते हैं बिल्कुल इसके सामने। जो E4 और E6 है इसके बिल्कुल सामने होते हैं हीलियम के दो ऊर्जा स्तर F3 और F2। ये दोनों ऊर्जा स्तर कहाँ होते हैं? बिल्कुल इनके सामने होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। ये आपके पास में हीलियम के ऊर्जा स्तर है। तो ये हीलियम के ऊर्जा स्तर है। और दूसरी तरफ आपके पास में जो ऊर्जा स्तर बने गए हैं, ये ऊर्जा स्तर आपके पास में है नियोन गैस के, ठीक है। और सबसे पहले क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के द्वारा उत्तेजन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के द्वारा क्या होता है? यहाँ पर उत्तेजन होता है। इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के द्वारा उत्तेजन, जिससे आपके पास में क्या होता है? जो हीलियम के परमाणु हैं वो परमाणु F2 और F3 जो ऊर्जा स्तर है उनमें पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है, जिससे वो F2 और F3 जो आपके पास में ऊर्जा स्तर है, इन ऊर्जा स्तरों पर वो पहुंच जाते हैं। F2 और F3 जो है वो आपके पास में क्या है? वो आपके पास में हीलियम जो है इनके मित स्थायी स्तर है। और उसके बाद में आगे डायग्राम जो उसमें दिया गया है आपके परमाणुओं से टक्कर। यहाँ क्या किया जाता है? परमाणुओं की टक्कर की जाती है। परमाणुओं से टक्कर। और परमाणुओं के टक्कर के अलावा आपको ऊर्जा स्तर भी बनाने हैं। एक तो आपको बनाना है इसके अंदर उद्दीपित उत्सर्जन का, और एक बनाना है स्वतः उत्सर्जन का। यहां तो होगा स्वतः उत्सर्जन, और यहाँ होगा उद्दीपित उत्सर्जन। ये परमाणुओं की टक्करों के द्वारा यहाँ तो क्या होता है? उद्दीपित उत्सर्जन होता है, और यहाँ क्या होता है? स्वतः उत्सर्जन होता है। और उससे आपके जो परमाणु है वो कौन सी ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं? मूल ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं टक्करों द्वारा व्युत्तेजन। यहाँ आता है टक्करों द्वारा व्युत्तेजन, ठीक है। और अलग अलग तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो है इससे उत्सर्जित होता है। वो सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य जो भी आती है वो सारी की सारी तरंग दैर्ध्य आपको इसमें याद रखनी होगी। एक तो तरंग दैर्ध्य जो आती है वो आती है 63-28 एंगस्ट्रॉम, जो सबसे ज़्यादा काम में आपकी आने वाली है। ये 63-28 एंगस्ट्रॉम की जो तरंग दैर्ध्य है ये आपको याद रखनी है। ये तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका लेज़र जो है वो बनने वाला है। और दो तरंग दैर्ध्य इसमें आती है। एक तो आती है 33-900, एक तो आती है 33-900 एंगस्ट्रॉम, और एक आती है 11-500 एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान रखना, ये 33-28 है, बुक में जो लिखा गया है उससे अलग है। 63-28 एंगस्ट्रॉम है, 63-28 एंगस्ट्रॉम है। ऐसा आपको इसकी जो थ्योरी देखोगे आप लोग बुक में, तो वहाँ आपको मिलेगा कि E5 से E3 में जब आपका ये परमाणु पहुँचता है, E6 से E3 में जो पहुंच रहा है, E6 से E3 में जो पहुंच रहा है वो क्या करता है? 63-28 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश जो है वो उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब अपने इसकी क्रियाविधि लिखते हैं तो इसके अंदर आपको एक तो ये डायग्राम बनाने होंगे जो सामने मैंने बना रखे, और सबसे पहले आपको इसके अंदर बताना होगा कि हीलियम के जो ऊर्जा स्तर है, जो F2 और F3 है, ये क्या है? ये बिल्कुल निकट है किसके? ये F2 और F3 जो है ये नियोन के जो ऊर्जा स्तर है E4 और E6 मित स्थायी जो ऊर्जा स्तर है इनके बिल्कुल पास है। ये F2 और F3 ये मित स्थायी स्तर नियोन के E4 और E6 मित स्थायी स्तर जो है इनके बिल्कुल पास है। और लेज़र की जो प्रक्रिया है इसके अंदर सबसे ज़्यादा काम में अपने ये ऊर्जा स्तर आने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा? रेडियो आवृत्ति की विभवांतर आरोपित किया जाएगा, और विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रॉन जो गतिशील है वो हीलियम परमाणु में सबसे पहले क्या होगा? जो आपके पास में आपने जो रेडियो आवृत्ति का स्रोत लगा रखा है, उस रेडियो आवृत्ति के स्रोत के द्वारा क्या किया जाएगा?
विभवांतर उत्पन्न किया जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो इलेक्ट्रॉन जाकर के टक्कर करेगा हीलियम के परमाणु से। जो हीलियम का परमाणु कौन सी अवस्था में है, जो आपका मूल ऊर्जा स्तर में, मूल ऊर्जा स्तर में जाकर के उससे टक्कर करेगा और मूल ऊर्जा स्तर में जाकर के टक्कर करने के बाद में इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के द्वारा वो जो आपके पास में हीलियम के परमाणु है मूल ऊर्जा स्तर में, उनका क्या होगा, उत्तेजन होगा और वो मूल ऊर्जा स्तर से कहाँ पहुँच जाएंगे, वो F2 और F3 ऊर्जा स्तर में पहुँच जाएंगे। F2 और F3 जो है वो E4 और E6 जो ऊर्जा स्तर है उनके क्या है, बिल्कुल पास है। और ये जो आपके स्तर है, यहाँ पर आपके हीलियम के परमाणु जो है वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय तक रहते हैं। ठीक है, तो हीलियम के परमाणु जो है ये क्या करेंगे, F2 और F3 में पहुंच जाएंगे और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय तक रुकने वाले हैं। क्यों रुकने वाले, क्योंकि ये क्या है, मित स्थायी स्तर है और यहाँ से जो इनका संक्रमण है ये वर्ण नियम के अनुसार नहीं होता है, इसलिए ये कौन से कक्षक है, मित स्थायी स्तर है। अब ये क्या करेंगे, जो आपके पास में नियोन के परमाणु है, नियोन के परमाणुओं से टक्कर करेंगे और नियोन के परमाणुओं से टक्कर करके उन्हें भी कहाँ पहुँचा देंगे, E4 और E6 जो मित स्थायी स्तर है उनमें पहुँचा देंगे। E4 और E6 ऊर्जा स्तरों में लगातार संख्या बढ़ती जाएगी नियोन के परमाणुओं की, जिससे जनसंख्या व्युत्क्रम की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी और यहाँ पर उद्दीपित उत्सर्जन होगा और इससे जो आपको प्रकाश मिलेगा, एक तो जो आपको प्रकाश मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, उद्दीपित उत्सर्जन होगा, उससे एक तो मिल रहा है 33,900 और एक मिलता है 11,500 एंगस्ट्रॉम। परंतु ये जो प्रकाश आता है ये दृश्य स्पेक्ट्रम जो होता है उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो संक्रमण हो रहा है E6 से E5 एक तो, और एक हो रहा है आपका E4 से E3, ये जो संक्रमण है इन संक्रमणों से प्रकाश कितने एंगस्ट्रॉम का उत्सर्जित हो रहा है, 33,900 का, 11,500 का, परंतु ये कोई फायदा अपने नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये दृश्य स्पेक्ट्रम में नहीं आता है, तो इससे जो लेज़र बनेगा वो अपने को दिखेगा ही नहीं। परंतु जो E6 से E3 में संक्रमण हो रहा है, E6 से E3 में संक्रमण हो रहा है, जो अपने 63-28 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश ये दृश्य क्षेत्र की रेंज में आता है और ये प्रकाश जो है अपने को दिखाई देगा। ठीक है, तो E6 E3 में आने वाला प्रकाश अपने को दिखाई देगा, जो लाल रंग का पुंज अपने निर्गत होने वाला है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर प्रकाश फिर से उत्सर्जित होगा और ये जो प्रकाश उत्सर्जित होगा ये लगभग उत्सर्जित होगा 6000 एंगस्ट्रॉम का, और 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश उत्सर्जित होने के बाद में जो आपके पास में नियोन के परमाणु है वो पहुंच जाते हैं ऊर्जा स्तर E2 में, और E2 में पहुंचने के बाद में नली की दीवारों से टकरा जाते हैं और अपनी ऊर्जा खो देंगे और फिर से वो काम पहुंच जाएंगे, E1 में पहुंच जाएंगे। और अपने क्या होगा, E1 में पहुंचने के बाद में अब कुछ एक परमाणु जैसे आपके पास में रूबी क्रिस्टल था, उसकी भी अक्ष के अनुदिश गति कर रहे थे, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ एक परमाणु क्या करेंगे, अक्ष के अनुदिश गति करेंगे। जो परमाणु अक्ष के अनुदिश गति कर रहे हैं, जो दोनों साइड दर्पण लगे, वहाँ से क्या होगा, फिर से बहुपरावर्तन होगा और वो क्या करेंगे, जो उनके संपर्क में दूसरे परमाणु आते हैं वहाँ से टकराएंगे और फोटोन जो है उनको उत्सर्जित करेंगे। फोटोनों के द्वारा ही उत्सर्जित हो रहे हैं, इसलिए जो फोटोन आएंगे वो बिल्कुल किस प्रकार के होंगे, कला संबंध होंगे और इस तरीके से ये काम करेगा और लगातार इससे आपको जो है वो क्या मिलता रहेगा, लेज़र प्रकाश मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था जिसके अंदर अपने क्या किया है, हीलियम नियोन लेज़र पुंज को पढ़ा है। ठीक है, सारी बातें फिर से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको इसके अंदर जो रेडियो आवर्ती स्रोत है इस पर विभवांतर आरोपित करना है। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन जाकर के टक्कर करेगा किससे, जो हीलियम का परमाणु है मूल ऊर्जा स्तर में, इस मूल ऊर्जा स्तर में जाकर के इससे टक्कर करेगा। इसके परमाणु कहाँ पहुँच जाएंगे, F2 F3 में पहुँच जाएंगे, जो मित स्थायी स्तर है, और यहाँ पर संक्रमण वर्ण नियमों के अकॉर्डिंग नहीं होगा और ये परमाणु क्या करेंगे, नियोन के परमाणुओं से टक्कर करेंगे और उन्हें भी कहाँ पहुँचा देंगे, E4 E6 मित स्थायी ऊर्जा स्तरों में पहुँचा देंगे। फिर यहाँ पर उद्दीपित उत्सर्जन होगा, एक तो 6 से 3 में आएंगे, 4 से 3 में आएंगे और 6 से 5 में आएंगे, परंतु दो ये जो होंगे ये अपने कोई फायदा नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये नहीं आता है दृश्य क्षेत्र में, इससे फोटोन तो उत्सर्जित होंगे परंतु ये जो आपके दोनों हैं ये प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में नहीं आएंगे, जिससे अपने को ये दिखाई नहीं देंगे। परंतु जो 6 से 3 आ रहा है, 6 से 3 आ रहा है, ये 328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन है जो प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में आता है, ये जो है ये अपने को दिखाई देगा। फिर E3 से E2 में क्या करेगा, 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश स्वतः उत्सर्जन के द्वारा अपने को प्रदान करेगा। फिर ये जो आपके पास में बचे हुए हैं ये अपनी ऊर्जा को टक्करों के द्वारा लगातार खोते रहेंगे, टक्करों द्वारा ये
व्युत्तेजित होने शुरू हो जाएंगे। उत्तेजित जो होते हैं उसका उल्टा व्युत्तेजित, यानी अपनी ऊर्जा जो है टक्करों के द्वारा क्या कर देंगे, ये खोते चले जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, नियॉन के जो आपका मूल ऊर्जा स्तर है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो अक्ष के अनुदिश आगे वो बहुपरावर्तन के द्वारा फिर से क्या कर देंगे, इस लेज़र की प्रक्रिया में भाग लेंगे और इस तरीके से आपका हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो काम करता है।